Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Ismail, Quality Coaching Academy. I am discussing chemistry part of Sunday test. Look at question number 69. Which one of the following substance has strongest intermolecular forces of attraction? तो ये आप याद रखें कि जो ऑप्शन आपको गिवन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है और मीथेन है, तो ये सारे जो हैं दे आर नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो हैं ये नहीं होते हैं, और इसी तरह इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं होते। तो ओनली फोर्सेस विच आर प्रेजेंट दे आर लंदन फोर्सेस, ओनली लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट। और आपको पता है कि लंदन फोर्सेस जो हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। सो आप अगर देखें हाइड्रोजन का साइज छोटा है, मीथेन का साइज इससे थोड़ा बड़ा है, क्लोरीन का साइज इन दोनों से बड़ा है, लेकिन आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। तो जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसमें लंदन फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, विच वन है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टेट? तो देखें HCl के अंदर देयर आर, दिस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, सो देयर विल बी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लोरीन के अंदर लंदन फोर्सेस हैं, जीनान में लंदन फोर्सेस हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड चूँकि आयनिक सॉलिड हैं तो इसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं एंड आयनिक बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर। So that's why sodium chloride has strongest attractive forces. 71. When a substance changes from solid to liquid state, all of the following changes occur except, तो इसमें आप ज़रा B ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, तो ये गलत है, क्योंकि जब सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 72, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ टिन इज 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज वेरी इजी। ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होता हो। क्वेश्चन नंबर 73, in order to mention the boiling point of water at 110 degree, the external pressure should be equal to। तो आप याद रखें कि जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो ये कब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 760 टार के बराबर हो। और ये भी आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 110 है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 760 से ज़्यादा है, इट इज़ ग्रेटर देन 760। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप देखें ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि बिटवीन 760 एंड 1200 टार, इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर 760 से ज़्यादा होगा। बाकी आंसर अगर आप देखें तो ये 760 या 760 से कम है। तो एक्सटर्नल प्रेशर जब 760 से ज़्यादा होगा तब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा। क्वेश्चन नंबर 74, विच वन इज़ फॉल अबाउट इवापोरेशन? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है, बिकॉज इवापोरेशन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 75, vapor pressure of water at 100 degree is 760 millimeter of mercury। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर 760 होता है, और एक्सटर्नल प्रेशर भी चूँकि 760 होता है, तो इस वजह से इस टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल करता है। क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो देखें जिन जिन कंपाउंड में NH बॉन्ड हो या OH बॉन्ड हो या HF बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड जो है ना दे पोजेस हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। आप अगर फिनोल देखें तो फिनोल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, क्यों? बिकॉज इट हैज़ OH ग्रुप। इसी तरह आप अगर एमाइंस अगर हम देख लें, फॉर एग्जांपल दिस इज मीथेनामीन, मीथेनामीन,
तो इसमें भी NH बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और आप अगर एमाइड्स देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है एसिटामाइड, तो एसिटामाइड में भी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर इसमें आता है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल ऑफ दीज कंपाउंड दे पोजेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो डेरिवेटिव हैं, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, नाइट्राइल्स, तो उनमें सिर्फ एमाइड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बाकी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। यही वजह है कि एमाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो बाकी एसिड डेरिवेटिव्स के मुकाबले में हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 77, विच वन इज़ अ गुड कंडक्टर बट नॉट मीलिएबल। तो ये मीलिएबिलिटी जो है ये मेटल की प्रॉपर्टी है। अब ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है लेकिन ये मेटल नहीं है, इट इज़ नॉन मेटल, सो इट इज़ नॉट मीलिएबल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 78, हाइड्रोजन बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन सॉल्युबिलिटी, यानी इसका सॉल्युबिलिटी में भी रोल है। अक्सर चीज़ें पानी में इस वजह से डिज़ोल्व होती है कि पानी उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, यानी सर्फ वगैरह या साबुन का जो क्लीनिंग एक्शन है तो वो भी, उसमें भी पानी के हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइक DNA और जो प्रोटीन होता है तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड चूँकि मौजूद होते हैं, सो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल ऑफ दीज। डी 79, डेंसिटी ऑफ वाटर मे बी ग्रेटर देन दैट ऑफ आइस। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये आइस के मुकाबले में ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 80, the quantity of heat required to convert 1 mole of liquid into vapor at its boiling point is known as heat of vaporization. इसको हम कहते हैं latent heat of vaporization. Question number 80. Question number 81. Steam causes more severe burn than the boiling water because स्टीम में अगर आप हाथ रखें तो आपके हाथ पर ज़्यादा ज़ख्म आता है बनिस्बत बॉइलिंग वाटर के, हालांकि दोनों का टेम्परेचर बराबर होता है। इसकी वजह यह है कि जब वाटर से आप स्टीम बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ हीट लेटेंट फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में उसमें जमा होती है, सो दैट्स व्हाई इट काजेज सीवियर बर्न। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जमा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 82, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 से अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो बी वाटर की डेंसिटी कम होती है, और अगर कम करते हैं तो बी इसकी डेंसिटी कम होती है। ये पानी में टेम्परेचर और डेंसिटी का कर्व जो है ना ये ऐसे होता है। आप देखें, दिस इज़ द टेम्परेचर एट विच वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, दिस टेम्परेचर इज़ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं फिर भी इसकी डेंसिटी कम होती है, अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो फिर भी इसकी डेंसिटी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 83, द कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड इज़ नोन एज कंडेंसेशन। देखो, लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन या इवापोरेशन कहा जाता है। और वेपर्स का वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन दीज आर अपोजिट प्रोसेसेस। जिस तरह मिल्टिंग और फ्रीजिंग एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जिस तरह सब्लिमेशन का अपोजिट जो है डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन एंड सब्लिमेशन आर अपोजिट। सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है, और गैस को अगर आप डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करें, सो दिस वन प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 84, when water freezes at 0 degree its density decreases due to the creation of empty spaces। इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। देखें, वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में, इनकी अरेंजमेंट इस तरह होती है और इन्होंने थोड़ी जगह ऑक्युपाई की होती है, लेकिन जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, सॉलिड स्टेट में, तो इन मॉलिक्यूलों की जो अरेंजमेंट है ये बदल जाती है। आप देखें, इसमें स्पेसेस आ जाते हैं। पहले इसमें स्पेसेस कम थी, लेकिन वाटर जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है आइस में,
so the molecular arrangement changes and empty spaces are created. तो empty spaces आने की वजह से आपको पता है कि density is equal to mass per unit volume. तो जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा spaces आने की वजह से तो ice की density वो कम हो जाती है. So due to the empty spaces, the density of ice is less, and that's why ice floats on the surface of water. Question number 85. The attractive forces present between the positive end of one molecule and the negative end of another molecule. ये for example मेरे पास HCl का molecule है, ये dipole है, it has positive and negative poles. Here is another HCl molecule, positive and negative. तो इसके positive और इसके negative के दरमियान जो attractive force होती है, so this force is called dipole-dipole interaction. Dipole-dipole interaction. तो इसमें option number A is correct. Question number next. '86. The boiling point increases down the zero group. आप देखें जीरो ग्रुप में ये एलिमेंट है, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है और रेडान. तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो साइजेस ऑफ द एटम दे इंक्रीज. और आपको पता है कि लंदन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइजेस. तो जो हम नीचे जाते हैं साइजेस बढ़ते हैं, उसकी वजह से उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं. तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं तो दे इंक्रीज डाउन द ग्रुप. इस तरह सेवंथ ग्रुप में यानी हेलोजन में भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि डाउन द ग्रुप जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज. क्वेश्चन नंबर 87. वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज नॉट अफेक्टेड. तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, आपको पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से वेपर प्रेशर बढ़ता है. अट्रैक्टिव फोर्सेस जिस लिक्विड में ज़्यादा होंगी तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा. और पानी के अंदर अगर आप इम्प्यूरिटीज़ डालें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके अंदर नमक डालता हूँ या चीनी डालता हूँ, कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट में इसके अंदर डालता हूँ, तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है. So the only thing on which the vapor pressure does not depend is the surface area. Surface area पर vapor pressure depend नहीं करता. इसके अलावा एक्सटर्नल प्रेशर पर बाज़ औक़ात आपसे पूछा जाएगा कि इस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है या नहीं. तो इसमें भी एक्सटर्नल प्रेशर पर वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता. चाहे एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो या कम हो, वेपर प्रेशर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 88. टेबल सॉल्ट जो है इट क्रिस्टलाइजेज इनटू फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. सोडियम क्लोराइड का FCC स्ट्रक्चर होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. और हर सोडियम जो है तो इसके गिर्द 6 क्लोराइड अटैच होते हैं. देयर आर 6 क्लोराइड अटैच्ड टू द सोडियम. 6 क्लोराइड आर सराउंडिंग द सोडियम. तो इस सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होता है, बिकॉज 6 क्लोराइड सराउंडेड. और हर क्लोराइड के गिर्द देयर आर 6 सोडियम आयंस. 1 सोडियम आयन, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है. तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम FCC स्ट्रक्चर कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 89. द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इन 29.25 ग्राम. तो देखो सोडियम क्लोराइड के मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे 29.25. और आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड का मोलर मास जो है ना वो 58.5 होता है. सो यू विल गेट हाफ मोल. Now we know that 1 mole of sodium chloride, चूँकि ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है तो इसके 1 मोल में 1 मोल मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, बल्कि इसमें 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे. ये 1 मोल में होते हैं. तो हाफ मोल के अंदर
फार्मूला यूनिट कितने हो जाएंगे 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, सो यू गेट 3.01 इंटू 10⁻23 formula units. So the correct option is option number B. Question number next. Liquid get the shape of the container when it is poured into it. जब आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो वो उस कंटेनर की तरह शक्ल इख्तियार करता है। क्यों? तो इसकी वजह ये नहीं है कि लिक्विड डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, ये सही रीज़न नहीं है। इसमें सही रीज़न जो है दैट लिक्विड मॉलिक्यूल कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं तो इस वजह से वो एक दूसरे के ऊपर फिसल जाते हैं। तो हायर लेवल से लिक्विड फ्लो करता है लोअर लेवल की तरफ। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। बज़ाहिर ए ऑप्शन ठीक नज़र आता है कि दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, लेकिन व्हाई दे डोंट हैव डेफिनेट शेप? फिर इसमें दोबारा सवाल पैदा होता है कि लिक्विड का डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता? तो द रीज़न इज़ दैट दे हैव वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड द मॉलिक्यूल स्लाइड ओवर वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वोलेटिलिटी? तो देखो, जिस लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी तो उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, यानी वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नंबर 2, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 40.7 किलोजूल पर मोल। What is molar heat of vaporization? It is the amount of heat required to convert 1 mole of a liquid into vapors into gaseous state at its boiling point. यानी अगर आप 1 मोल वाटर लें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसको आप स्टीम में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए 40.7 किलोजूल हीट रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 93, if we provide very high amount of heat to a liquid, its boiling point, तो boiling point जो है हीट ज़्यादा देने से चेंज नहीं होगा, so boiling point remains the same. Question number 94, amorphous substances, amorphous substance उसको कहते हैं जिसका definite geometrical shape ना हो। तो ऐसी चीज़ों का heat of fusion जो है वो भी definite नहीं होगा, they will not have sharp melting point। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये याद रखें कि सॉलिड्स को प्रैक्टिकली उसका मालूम करना कि ये क्रिस्टलाइन है या क्रिस्टलाइन नहीं है, तो प्रैक्टिकली ज्योमेट्रिकल शेप मालूम करना आसान काम नहीं होता। तो वी विल फाइंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग के दौरान इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, मेल्टिंग के प्रोसेस के दौरान इसके टेम्परेचर में चेंजेस ना आए तो फिर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, आइस इज डैश क्रिस्टल। तो आइस जो है इट इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। दो पानी के जो आइस के जो मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड स्टेट में, तो उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, बल्कि दे आर ब्रॉट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब सॉलिड स्टेट जो है किसी चीज़ के सॉलिड स्टेट में उसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के दरमियान या हाइड्रोजन बॉन्ड हो या उसके अंदर डाइपोल इंटरेक्शन हो या लंडन फोर्सेस हो, तो ऐसे सॉलिड को वी कॉल इट दी मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसे सॉलिड को हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। सो आइस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ कंपाउंड विच आर आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक सब्सटेंस उसको कहते हैं जिसका क्रिस्टलाइन शेप एक जैसा हो। और आपने पढ़ा है कि अक्सर औकात जो आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस होती हैं तो उनके अंदर जो एटॉमिक रेशो होती है वो एक जैसी होती है। तो आप देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड में द रेशो बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज़ 1:1 और सोडियम फ्लोराइड में 1:1 है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
बोथ ऑफ दीज टू कंपाउंड हैव गॉट क्यूबिक शेप, इन दोनों का क्रिस्टलाइन शेप जो है ये क्यूबिक है। और ये याद रखें कि आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस जो हैं इनका सिर्फ क्रिस्टलाइन शेप एक जैसा होता है, बाकी प्रॉपर्टी इनकी मुख्तलिफ होती हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी, बिकॉज दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 98, इन प्रेशर कुकर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी ग्रेटर देन 100, क्योंकि प्रेशर कुकर जो है ना ये बाहर से बिल्कुल बंद होता है, तो इसके अंदर जो वेपर्स जमा होते हैं, ये वेपर जो इसके अंदर जमा हो जाते हैं प्रेशर कुकर के अंदर, तो ये इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर इजाफी प्रेशर लगाते हैं। तो जब प्रेशर बढ़ जाता है लिक्विड के ऊपर तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। सो इन प्रेशर कुकर द वाटर बॉइल्स एट अ टेम्परेचर हायर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 99, जब आपके पास ए और बी और सी, यानी ये फॉर एग्जांपल आपके साथ क्यूबिक यूनिट सेल है, ये इसका ए लेंथ है, ये बी है और दिस वन इज सी, तो ये जब आपस में बराबर हों और ये जो एंगल हैं बी और सी के दरमियान एंगल अल्फ़ा, ए और सी के दरमियान जो एंगल होता है दिस इज़ कॉल्ड बीटा, और ए बी के दरमियान जो एंगल होता है दिस इज़ कॉल्ड गेमा। तो अगर ये एंगल भी सब आपस में बराबर हों और 90 के बराबर हों तो फिर इस किस्म के क्रिस्टल को हम क्यूबिक क्रिस्टल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, द phenomenon in which a compound exists in 2 or more crystalline form is called polymorphism। तो जब एक कंपाउंड के एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म पॉसिबल हों तो इस प्रॉपर्टी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एंड दीज डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम कंपाउंड आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स। और इन केस ऑफ एलिमेंट, जब एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो तो फिर इसको हम एलिट्रोपी कहते हैं। 101, आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट फिजिकल एंड डिफरेंट chemical properties. Option number D is correct. The pOH of 10 raised to the power minus 3 mole per decimeter cube of an aqueous solution of hydrochloric acid। तो देखो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसकी कंसंट्रेशन है 10 raised to the power minus 3। तो पहले हम इसका pOH कैलकुलेट नहीं करेंगे, एसिड के लिए हम पहले pH कैलकुलेट करते हैं और उसका फार्मूला है माइनस log of hydrogen ion concentration। सो ये माइनस log of 10 raised to the power minus 3, तो इससे +3 आता है। अब आपको पता है कि pH और pOH का सम जो है ये 14 के बराबर होता है, तो pOH जो है that will be equal to 14 minus pH और 14 minus 3, so you will get 11। तो इसका pH जो है ये 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 103, if a buffer has higher pH than 7, जब बफर का pH जो है, बफर सोल्यूशन का pH जब 7 से ज़्यादा हो तो इसको हम बेसिक बफर कहते हैं। और बेसिक बफर बनता है किस चीज़ से? वीक बेस से और प्लस साल्ट ऑफ दिस बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है तो इसका साल्ट हम लेंगे अमोनियम क्लोराइड, बिकॉज दिस साल्ट इज द साल्ट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद अ स्ट्रॉन्गर एसिड HCl। तो इसमें वी हैव ऑप्शन नंबर C is correct। ऑप्शन नंबर C is correct। क्वेश्चन नंबर 104, लेट द KSP ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज। तो आप देखें सिल्वर क्लोराइड जो है ये स्पेयरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, जब आप इसको पानी में डालते हैं इट फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो इसके अगर हम x मोल पानी में डिज़ोल्व करें सो यू विल गेट x मोल ऑफ सिल्वर एंड x मोल ऑफ क्लोराइड। और आप देखें कि KSP जो है दैट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इनटू क्लोराइड आयन। और we know that the value of KSP is 2 into 10 to the power minus 10। और इसकी जगह मैं लिखता हूँ x स्क्वेयर, ये भी x है ये भी x है तो ये x स्क्वेयर हो जाएगा।
अब अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो x बिकम्स इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लें तो ये 1.4 आता है, और इसका स्क्वायर रूट लें तो ये -5. सो द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 1.4. और x क्या चीज़ है? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एंड आल्सो द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 105. In which of the following equilibria the unit of Kc is similar to the unit of concentration? तो आप देखें, we have PCl5, we get PCl3 plus Cl2. Kc for this reaction is PCl3 Cl2 divided by PCl5. तो देखो इसका यूनिट क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मोल पर डेसीमीटर क्यूब. तो ये कट जाता है और हमारे पास यूनिट आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब. तो ये कंसंट्रेशन का यूनिट है. तो इस रिएक्शन के लिए, इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और ये एक्चुअली कंसंट्रेशन का यूनिट बी है. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 106. Which one of the following will not change the concentration of ammonia in the equilibrium? तो देखें, कैटलिस्ट डालने से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं होगा. अब देखें, we have a solution whose pH is 5. What will be the hydroxyl ion concentration in this solution? तो देखो pH is 5. तो पहले हम इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, और इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस pH. ये फार्मूला आपने याद रखना है. तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फॉर दिस इज 10 रेज़ टू द पावर -5. नाउ व्हाट विल बी द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ओवर हियर? तो इसके लिए फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 10 टू द पावर -14. सो इफ यू नो द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, so what will you 10 to the power -14 divided by molar concentration of hydrogen, 10 to the power -14 divided by 10 to the power -5, you get 10 to the power -9. तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 108. 108 कहता है कि which set of solute will form a buffer. तो ये याद रखें कि बफर सोल्यूशन जो होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक साल्ट और एक बेस, या एक साल्ट और एक एसिड. तो आप अगर ऑप्शन नंबर ए देखें, इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट है HCl. सो दिस इज़ नॉट अ बफर सोल्यूशन. बी ऑप्शन जो है ना, ये भी गलत है, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड यहाँ पर यूज़ किया गया है, लेकिन फॉर मेकिंग बफर सोल्यूशन वी नीड वीक एसिड, नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्गर एसिड या स्ट्रॉन्गर बेसिस डू नॉट मेक बफर. सी ऑप्शन अगर आप देखें, 0.4 मोल ऑफ एसिडिक एसिड एंड 0.4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड जो हैं ये आपस में कंबाइन होकर सोडियम एसीटेट और वाटर बनाते हैं. तो ये 1:1 में मिलते हैं. अब देखो बेटा, अगर इसके भी 0.4 मोल हों और इसके भी 0.4 मोल हों तो ये दोनों कंप्लीटली यूज़ हो जाएंगे और इससे प्रोडक्ट बनेगा. तो आपके साथ न एसिटिक एसिड रहेगा न सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, एंड यू विल हैव ओनली सोडियम एसीटेट. तो सिर्फ साल्ट से फिर बफर नहीं बनता. तो ये जवाब भी गलत है. अच्छा, आप ऑप्शन नंबर डी को अगर देखें तो ये ऑप्शन करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसमें हमारे पास 0.4 मोल अमोनिया है एंड यू हैव ओनली 0.2 मोल ऑफ HCl. तो देखो अमोनिया और HCl जो है दे कंबाइन इन 1:1. तो देखें इसके 0.2 मोल के साथ इसके 0.2 मोल रिएक्ट करेंगे
तो इससे 0.2 मोल अमोनियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन आपके साथ 0.2 मोल अमोनिया पीछे रह जाएगा. You will also have 0.2 mole of ammonia. So in this buffer you will have 0.2 mole of ammonia as well as 0.2 mole of ammonium chloride. तो इस वजह से दोनों कंपोनेंट इसमें मौजूद होंगे, बेस भी और साल्ट भी. So this will be the buffer solution. Question number 109. The solubility of a salt is determined from its Ksp value. 110. SiO2 is an example of, आप अगर SiO2 का स्ट्रक्चर देखें तो ये पॉलीमर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. यानी मैंने SiO2 combine together and form a giant structure. So that's why it is a covalent solid. It is an example of covalent solid. Option number C is correct. Question number 111. Precipitation occur if the ionic product is greater than Ksp. तो इसमें option number B is correct. Precipitation तब होगा जब ionic product जो है वो solubility product से ज़्यादा होता है, और जब कम होगा तो फिर ये precipitate नहीं बनाता. Question number 112. The concentration of pure solid. तो देखें हर एक सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है that is different. Question number 113. Commercial salt can be purified. commercial salt कहते हैं impure sodium chloride को. तो इसके प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. One is crystallization method and the second one is common ion effect method. तो option number D is correct. Question number 114. Ice can be melted without heating when we increase the pressure. तो इसमें B जवाब ठीक है, B. आप देखें अगर आप आइस लें और आप इसको वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वाटर ऑक्यूपाई स्मॉलर वॉल्यूम जबकि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है. तो अकॉर्डिंग टू ली शेल्डर प्रिंसिपल जब हम किसी सिस्टम पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये जो सिस्टम है ना ये लार्जर वॉल्यूम से स्मॉलर वॉल्यूम की तरफ मूव करेगा. तो नेट रिजल्ट ये होगा कि अंडर हाई प्रेशर द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर. So if you increase the pressure on ice, it will start melting. Question number next 115. When sodium chloride is added to silver nitrate solution, ये मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट का solution है. मैं जब इसको पानी में डिज़ोल्व करता हूँ so I get silver ion and I get nitrate ion. इसमें जब हम सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो सोडियम और क्लोराइड आयन आर प्रोड्यूस्ड. अब सिल्वर आयन जो है ना ये क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करेगा और ये नीचे प्रिसिपिटेट बनाएगा क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल होता नहीं है. तो क्लोराइड आयन के साथ एक एक सिल्वर अटैच होता जाएगा और नीचे प्रिसिपिटेट होता जाएगा. तो रिजल्ट ये होगा कि आपके साथ सोल्यूशन के अंदर सिल्वर की जो कंसंट्रेशन है दैट विल डिक्रीज. So option number B is correct. Question number 116. Addition of HCl to a solution of H2S. तो यहाँ पर ये भी कॉमन आयन इफेक्ट वाला क्वेश्चन है. अगर आप H2S को पानी में डिज़ोल्व करें so it produces hydrogen and sulfide ion. HCl डिज़ोल्व करें तो it produces HNCl ion. तो ये दोनों आयन इसमें कॉमन हैं. तो ली शेल्डर प्रिंसिपल के मुताबिक HCl डालने से चूँकि हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा करते हैं और ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ज़्यादा करने से द रिएक्शन विल गो इन द रिवर्स डायरेक्शन. व्हेन यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. सो बैकवर्ड रिएक्शन विल अकर. तो कुछ सल्फाइड आयन जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर अनआयोनाइज्ड H2S बना लेते हैं एंड द रिजल्ट विल बी दैट देयर विल बी डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन. ऑप्शन नंबर B is correct. 117.
The arbitrary equilibrium partial pressure of nitrogen and hydrogen, तो आप देखें N2 plus 3H2 2NH3, तो Kp for this reaction will be equal to partial pressure of ammonia raised to the power 2 into partial pressure of nitrogen partial pressure of hydrogen raised to the power 3. अब इसने हमें फर्जी वैल्यू दी है कि इसकी पार्शियल प्रेशर 1 है, इसका पार्शियल प्रेशर भी 1 है और इसका पार्शियल प्रेशर 3 है, तो 3 का क्यूब, तो इट कम्स आउट टू बी 1/27. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 118. For a reaction, if the value of Kc increases with increase in temperature, so the delta H for reaction will be positive. ये याद रखें कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इट फेवर्स एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H जो है ना वो पॉजिटिव होता है. तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है. 119. In case of heterogeneous equilibrium, the molar concentration of solid component are taken as unity B. तो पहले मैंने बताया था ना कि अगले जो पहले क्वेश्चन गुजरा कि सॉलिड, हर सॉलिड की कंसंट्रेशन सेम होती है कि डिफरेंट, तो मैंने आपको बताया कि हर सॉलिड की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, लेकिन हम आसानी के लिए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में सॉलिड की कंसंट्रेशन को यूनिटी के बराबर लेते हैं, 1 के बराबर उसको कंसिडर करते हैं. होता नहीं है 1 के बराबर, हर सॉलिड का अपना अपना कंसंट्रेशन होता है, लेकिन आसानी के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द सॉलिड्स दे आर टेकन इक्वल टू 1. दे आर नॉट 1 बट दे आर टेकन एज 1. तो ये पॉइंट इसमें अहम है. तो अगर आपसे पूछे कि सॉलिड्स के कंसंट्रेशन एक जैसे होते हैं तो नहीं, तमाम सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, ये भी गलत बात है. लेकिन अगर आपसे कहे कि इक्विलिब्रियम में, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में इन सॉलिड्स की कंसंट्रेशन को हम 1 के बराबर मानते हैं तो ये बात ठीक है, हम उसको 1 के बराबर कंसिडर करते हैं. 120. N2 plus 3H2 and 2NH3, the value of Kc can be increased. कहता है कि the value of Kc can be increased. हम Kc की वैल्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? by adding more hydrogen. तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा, प्रोडक्ट की अमाउंट Kc की प्रोडक्ट की अमाउंट तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन Kc की वैल्यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन. तो ए जवाब गलत है. हाँ, अगर आप प्रेशर ज़्यादा करें तो यहाँ पर कम मोल्स हैं और यहाँ पर 4 मोल्स हैं, तो प्रेशर अगर आप ज़्यादा करेंगे सो द सिस्टम विल मूव फ्रॉम हायर मोल्स टूवर्ड्स लोअर नंबर ऑफ मोल. तो ये आगे जाएगा, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है. अच्छा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो चूंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हमें पता है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा बल्कि बैकवर्ड रिएक्शन होगा. सो इंक्रीज इन प्रेशर इज द करेक्ट आंसर. 121. N2 plus 3H2 and 2NH3, इंक्रीज इन प्रेशर. इंक्रीज इन प्रेशर क्या करेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज नहीं आएगा, इसकी भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. उसकी वजह यह है कि देखो आपके पास ये गैसें हैं, मैं इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा करता हूँ, प्रेशर ज़्यादा होने से वॉल्यूम जो है ना वो कम होगा. तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस जो होती है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. greater is the volume, lower is the concentration, smaller is the volume, greater is the concentration. तो चूंकि हम प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं तो इनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू द डिक्रीज इन वॉल्यूम. तो नेट रिजल्ट ये होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है लेकिन
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है। ये स्टूडेंट में अक्सर ये गलतफहमी पाई जाती है कि प्रोडक्ट तो ज़्यादा होगा तो फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस तरह ज़्यादा होगी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मालिक्यूलों की तादाद की वजह से यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती, बल्कि वॉल्यूम के अंदर जो कमी आती है तो उसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। यही वजह है कि Kc या Kp फॉर दिस रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। आप अगर प्रेशर इंक्रीज भी करें तो Kp और Kc पर असर नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन इस प्रोसेस में बढ़ती है और वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं। अच्छा, जब हम अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन लें तो इसे जब हम पानी में डिज़ोल्व करें तो यू विल गेट 2 अमोनियम आयन एंड कार्बोनेट आयन, और जब हम इसमें अमोनियम क्लोराइड डालते हैं सो वी गेट अमोनियम आयन एंड क्लोराइड। तो अमोनियम आयन दोनों में कॉमन है, और लीशेल्टर प्रिंसिपल के मुताबिक जब आप प्रोडक्ट साइड पर किसी चीज़ को ज़्यादा करते हैं सो द रिएक्शन विल गो इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। सो देयर विल बी डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। 123 कंसिडर दिस रिएक्शन N2O4 and 2NO2। NO2 जो है ना, इसका कलर रेड है और ये कलरलेस है, दिस इज कलरलेस। सो व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर बिकम रेड। इसका मतलब ये है कि ऑन हीटिंग जो है ना, ऑन हीटिंग फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है, और लीशेटलर प्रिंसिपल के मुताबिक वो रिएक्शन जो है ना वो हीटिंग से फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक हो। अगर ये एक्सोथर्मिक होता तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिवर्स रिएक्शन होता, तो रेड कलर से कलरलेस गैस बन जाती, लेकिन जब ये रेड हो जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब ये कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124. The active mass of 128 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो देखें एक्टिव मास जो है और मोलर कंसंट्रेशन ये तकरीबन बराबर बराबर होते हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन हम मालूम करेंगे। मोलर कंसंट्रेशन किसको कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखो वी हैव 128 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, इससे मोल्स बनाएं तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इज 128 ग्राम और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड भी 128 होता है, क्योंकि आयोडीन का मास 127 है एटॉमिक मास। सो 128 डिवाइडेड बाय 128 इज इक्वल टू 1 मोल। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड 1 है और वॉल्यूम हमारे पास 2 डेसीमीटर क्यूब है, तो ये हो जाएगा 0.5 मोलर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। So this is the end of today's discussion. Thank you very much.